A very good evening to all of you. Now today we will discuss the earthquake design philosophy. हमने अर्थक्वेक्स पे आपकी ऑलरेडी 4-5 वीडियो बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मशीनरी बिल्डिंग आरसी बिल्डिंग्स की कैसे डिजाइन करते हैं और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हमें डिजाइन करनी है तो कोड्स को प्रोविजन को फॉलो करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। नाउ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन फिलॉसफी हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि शेकिंग ऑफ अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। जो भी आपकी अर्थक्वेक आती है, जो हमारी ग्राउंड जो शेक करती है, अर्थ शेक करती है, वो आपकी 3 टाइप से शेकिंग होती है। पहली शेकिंग हमारी होती है माइनर शेकिंग। माइनर शेकिंग जो होती है एज्यूम टू ऑकर फ्रिक्वेंटली। माइनर शेकिंग्स में हमारे जो बिल्डिंग्स है उसमें कुछ ज़्यादा आपकी डैमेज नहीं होती है। जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग यू how minor shakings will held. Sorry, just see here. माइनर शेकिंग यहाँ दिखाया गया है। माइनर शेकिंग्स क्या होती है? माइनर शेकिंग्स में आपकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जो होती है वो बहुत छोटी होती है, तो इसमें हमारी ये फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। जैसे कि आपकी समटाइम्स आपने देखा होगा जहाँ रेलवे के किनारे वगैरह जो भी घर होते हैं वहाँ अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ आपको कुछ आपको शेकिंग फील होती है, तो वो भी हमारी एक तरह की आपकी अर्थक्वेक्स ही होती है। माइनर शेकिंग में देख रहे हैं आपकी जो मैग्नीट्यूड है वो अर्थक्वेक की वो कितनी कम है। तो इसमें आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ बिल्डिंग्स में आपकी माइनर से क्रैक्स आते हैं। वो क्रैक्स हमारी जो भी ओपनिंग्स होती है विंडो या डोर्स की ओपनिंग में, ये हमारी मशीनरी बिल्डिंग है। मशीनरी बिल्डिंग्स में विंडो और डोर की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे हमारे वर्टिकल क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं माइनर क्रैक्स में। एक आपकी सेकंड आपकी होती है मॉडरेट शेकिंग। मॉडरेट शेकिंग जो होती है वो हमारी नॉर्मली हमें फील होती है यहाँ आप देखेंगे मॉडरेट शेकिंग एज्यूम टू ऑकर ओकेजनली। ये हमारी ओकेजनली ऑकर होती है और इसमें आपकी जो डैमेज होती है इसमें बिल्डिंग्स में आपके मल्टीपल क्रैक्स के साथ साथ हमारी जो भी जॉइंट्स होते हैं जॉइंट्स भी हमारे डैमेज हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें जॉइंट्स जो है वो आपके डैमेज है। और नेक्स्ट आपकी होती है स्ट्रॉन्ग शेकिंग या मॉडरेट शेकिंग में आप देख रहे हैं पहले हमारे छोटे छोटे मैग्नीट्यूड्स के अर्थक्वेक है और सडन हमारा क्या होता है थोड़े से हमारे लार्ज मैग्नीट्यूड्स के होते हैं, फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। अगेन ये आपके क्या होते हैं बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड्स के बहुत सारे आपके अर्थक्वेक आते हैं। थर्ड हमारा जो होता है वो आपकी होती है स्ट्रॉन्ग शेकिंग। स्ट्रॉन्ग शेकिंग्स में आपकी जो मैग्नीट्यूड होते हैं दैट मैग्नीट्यूड इज अबाउट 7 से आपके ज़्यादा होते हैं। अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होती है ये हमारे जो ऑकर्स होते हैं ये हमारे 100 ईयर्स में मान के चलते हैं 50 to 100 ईयर्स में आपके ऑकर्स होते ही होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें जो बिल्डिंग्स में आपके जो डैमेज होते हैं ये आपके मल्टीपल डैमेज के साथ साथ बिल्डिंग्स के हमारे कुछ पार्ट्स पूरे की तरह से कोलैप्स हो जाते हैं। जितने भी जॉइंट्स होते हैं सारे जॉइंट्स हमारे जो हैं वो आपकी क्रैक्स हो गई हैं, डैमेज हो गए हैं। और जॉइंट्स के साथ साथ ये जो मशीनरी बिल्डिंग्स उसके पार्ट्स भी हमारे कुछ आपके अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप्स की शेकिंग होती है। नाउ वी कैन नो दैट अर्थक्वेक प्रूफिंग बिल्डिंग आर वेरी एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट। जब हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनानी होगी तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन आपकी कॉस्टली होगी, एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे जो भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस आपके जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं उन सारे क्राइटेरिया को फॉलो करके बनाना पड़ता है। कोड के जो भी हमारे कोडल प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू दी, अगर हम मशीनरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो 4326 कोड्स के अकॉर्डिंग हमें बिल्डिंग को डिजाइन करनी पड़ेगी। ओपनिंग्स आपकी हमें कहाँ प्रोवाइड्स करनी है, ओपनिंग की मैक्सिमम हाइट्स क्या होनी चाहिए, हमें कहाँ बैंड प्रोवाइड करनी चाहिए, लिंटल बैंड कहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए, रूफ बैंड कहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए, प्लिंथ बैंड कहाँ
प्रोवाइड करनी चाहिए, सिल कहाँ होना चाहिए, ये सारे हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। एक हमारी अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना रहे मशीनरी की, तो आपकी मैक्सिमम आपकी जो लेंथ क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए बिल्डिंग, ये सारा जो भी आपका प्रोविजन है, कोडल प्रोविजन इज गिवन इन 4326। अगर इन सारी चीज़ों को हम फॉलो करके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। देयरफॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन फिलोसफी कम्स इन एग्जिस्टेंस। इसलिए हमारे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन फिलोसफी आपकी नॉलेज में आई। इसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू mitigate the earthquake after effect, and hence structures are designed for force much smaller than the actual earthquake force। इसमें हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक आने के बाद से उस स्ट्रक्चर्स को पहले देखते हैं कि उसमें आपके अर्थक्वेक की फोर्स क्या थी, उसके बेस पे हम उस स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं। नाउ व्हाट आर द केसेस। केस 1 क्या होता है, अंडर माइनर बट फ्रिक्वेंट शेकिंग बीम्स एंड। अगर आपकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस आप में बिल्डिंग बनानी है तो डिजाइन के सबसे पहले आपकी क्या क्या कहाँ डैमेज होती है जब अर्थक्वेक आते हैं, माइनर अर्थक्वेक में, बट आपके फ्रिक्वेंट शेकिंग में हमारे बीम्स एंड कॉलम आर एनी अदर मेन मेंबर लाइक शियर वॉल कैरीज वर्टिकल एंड होरिजोनटल फोर्सेज सक्सेसफुली, हाउएवर बिल्डिंग में सफर रिपेयरेबल डैमेज। तो इसमें हमारी क्या होती है, माइनर अर्थक्वेक में हमारे बीम्स और कॉलम्स या कोई और मेंबर्स होते हैं, वो आपकी होरिजोनटल और वर्टिकल फोर्सेस को आपको कैरी करते हैं। तो इसकी वजह से बिल्डिंग्स जो है आपके ज़्यादा डैमेज नहीं होती। अगर बिल्डिंग्स में बीम कॉलम्स प्रोवाइड्स किए हैं तो आपकी उस बिल्डिंग में ज़्यादा डैमेज नहीं होगी ड्यू टू अर्थक्वेक, और वो जो आपकी डैमेज होगी वो रिपेयरेबल होगी और लेस अमाउंट्स में हमारी वो रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है अंडर मॉडरेट बट ओकेजनल शेकिंग, ये केस 2 है। तो इसमें आपके क्या होते हैं, मेन मेंबर्स में अंडरगो रिपेयरेबल डैमेज। इसमें जो भी हमारे बिल्डिंग्स के मेन मेंबर्स होते हैं, बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, अगर हमने शियर वॉल प्रोवाइड किया है, तो ये सारे आपके जो होते हैं ये सारे हमारे डैमेज हो जाते हैं और इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। अदर मेंबर में भी रिप्लेस। और समटाइम्स क्या होता है, हमारे वॉल्स जो है वो वॉल्स आपके पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तो इस टाइप्स के मेंबर्स को हम पूरी तरह से रिप्लेस कर देते हैं मॉडरेट अर्थक्वेक शेकिंग में। थर्ड हमारा होता है अंडर स्ट्रॉन्ग बट रिपेयरेबल शेकिंग, मेन मेंबर्स में सफर सीवियर एंड इरिपेयरेबल डैमेज बट द बिल्डिंग शुड नॉट कोलैप्स। इसमें हमारी क्या होगी, इसमें आपके मेन मेंबर जैसे बीम कॉलम और स्लैब्स वगैरह हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे और उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपकी अगेन इसमें हम देखते हैं कि बिल्डिंग जो है वो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में है और वो कोलैप्स नहीं हुई है। नाउ पर्पज क्या होता है अर्थक्वेक डिजाइन फिलोसफी को हमें फॉलो करने का। बिल्डिंग सेव्स लाइव्स इवन इफ बिल्डिंग इफ इट इज बिकम डाइफंक्शनल। तो आपकी बिल्डिंग्स में, चूंकि ह्यूमन बींग्स जो है हम बिल्डिंग्स में ही रहते हैं, अगर बिल्डिंग्स हमारी सफ़र करेगी, अर्थक्वेक्स आता है, तो आपने ने देखा होगा कि कितने लाइफ्स जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं। ह्यूमन बींग्स से कितना हमारे प्रॉपर्टी के साथ साथ ह्यूमन बींग्स की लाइफ भी हमारी सफ़र करती है। तो अगर बिल्डिंग्स हमारी जो है हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करती है, तो अगर बिल्डिंग्स हमारी सेफ रहेगी तो लाइफ भी सेफ रहेगी। नेक्स्ट, क्रैक्स इन बिल्डिंग डज नॉट मीन दैट बिल्डिंग इज अनसेफ फॉर यूज। अगर आपकी बिल्डिंग्स में हमारी क्रैक्स आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वो बिल्डिंग्स जो है वो यूज करने के लिए सेफ नहीं है। क्रैक्स है, क्रैक्स को हम रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर करके अगेन उस बिल्डिंग्स को जो है यूज में ला सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, हमें क्या होता है जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाने के
होड़ में जितना मन करे उतना पैसे हमने लगा दिए, हमने हर जगह लिंटल बेड प्रोवाइड कर दिया, हमने रेनफोर्समेंट जो है बहुत रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, डायमीटर ज़्यादा कर दी कि अब तो हमारे बिल्डिंग्स जो है ये अर्थक्वेक में सर्वाइव करेगा। बट ऐसा नहीं था, इससे हमारी जो इकोनॉमी होती है वो आपकी इफेक्ट करती है। नाउ व्हाट आर द की स्ट्रेटजी, डक्टाइल एलिमेंट्स एट की लोकेशन, लोड रजिस्टिंग लोकेशन। तो जो भी हमारे की लोकेशन होते हैं, जैसे कि हमारे ज्वाइंट्स आपकी की लोकेशन होते हैं जहाँ हमारे सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट आता है अर्थक्वेक का। तो वहाँ पे जो हमारे जो मेंबर्स होते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि डक्टाइल बनाए, डक्टिलिटी हमें प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोटेक्ट्स नॉन डक्टाइल एलिमेंट्स फ्रॉम गेटिंग ओवर स्ट्रेच। तो अगर हम जैसे बीम्स है उसको, कॉलम्स है तो उसको अगर हम डक्टाइल बनाएंगे तो उस आपके कॉलम्स के बीच में हमारी जो वॉल है उसको, जैसे ये वॉल्स तो हमारी नॉन डक्टाइल एलिमेंट्स होती है, तो उसको ये जो है प्रोटेक्ट करेगा डैमेज होने से। This inelastic response tends to increase the effective period of the structure, resulting in reduction in the strength demand to deal with wind and earthquake forces। तो इससे हमारा क्या करता है, इन इलास्टिक रिस्पॉन्स क्या करता है, इंक्रीज कर देता है इफेक्टिव पीरियड्स ऑफ लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, जिससे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो घट जाती है और वो हमारा जो स्ट्रक्चर है विंड और लोड अर्थक्वेक फोर्सेज जो आ रहे हैं उसको आपकी वेयर कर सकता है। एज मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक फोर्सेज गो इन ओवरकमिंग द डैम्ड स्ट्रक्चर ड्यू टू इन इलास्टिक पर्पज। नाउ व्हाट इज डक्टिलिटी, हमारी क्या होती है डक्टिलिटी हम बोल रहे हैं डक्टिलिटी होती क्या है। मेन एलिमेंट ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग शुड बी डिजाइन विथ प्रॉपर्टी कॉल्ड डक्टिलिटी। जो भी हमारे मेन एलिमेंट्स होते हैं उसको हमें डक्टिलिटी के लिए डिजाइन करना चाहिए, जैसे कि हमारे बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए। एग्जाम्पल, chalk on breaking gives a brittle failure, while steel pins on applying force give a ductile failure that it bends। जैसे कि आपकी कोई चॉक्स है उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो आपने सडन ब्रेक हो जाती है, इट मीन्स वो ब्रिटल इन नेचर होती है। तो हमारा जो कंक्रीट जो होता है दैट इज ऑल्सो इन ब्रिटल इन नेचर। तो कंक्रीट्स को हमारे डक्टिलिटी में स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि अगर हम उसको स्ट्रेच करें तो वो एक थ्रेड फॉर्म में होके उसके बाद से ब्रेक हो। तो आपको पता है कि स्टील इज डक्टाइल इन नेचर बट कंक्रीट इज ब्रिटल इन नेचर। तो हम कंक्रीट में स्टील क्यों डालते हैं, क्योंकि टू इम्प्रूव द डक्टिलिटी ऑफ द कंक्रीट यू आर यूजिंग स्टील इन दिस। तो उसकी डक्टिलिटी को, उसको डक्टाइल बनाने के लिए हम उसमें स्टील डालते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, स्टील की जो पिंस होती है जब उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डक्टाइल फेल्योर होता है, उसमें हमारी सडन ब्रेक्स नहीं होती है, वो आपकी बेंड्स होता है। जब वो आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स जो होती है, मैक्सिमम लोड ले मैक्सिमम बेंड हो जाएगा, उसके बाद से वो आपकी क्या होती है, ब्रेक होती है। तो जो बीम की हमें डिजाइन करनी चाहिए इसी टाइप्स की हमें डक्टिलिटी की तरह डिजाइन करनी चाहिए कि बीम्स हमारा जो है सडन फेल्योर ना होके वो दैट बीम बिहेव्स लाइक अ डक्टाइल मटेरियल। डक्टिलिटी इनेबल्स स्ट्रक्चर विच डू नॉट हैव इनएडिक्वेट इलास्टिक स्ट्रेंथ टू सर्वाइव ग्राउंड मोशन थ्रो इन इट्स इनइलास्टिक एबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फेल्योर। तो हमारी क्या होती है, इनइलास्टिक की रिस्पॉन्स क्या होती है, किसी भी मटेरियल्स की वो एबिलिटी की आपकी फ्रैक्चर होने से पहले आपकी वो प्लास्टिसिटी की तरह बिहेव कर, प्लास्टिक की तरह बिहेव कर। प्लास्टिक को आपने देखा होगा, स्ट्रेच करके देखेंगे वो सडन नहीं टूटता, जब उसको हम स्ट्रेच करते जाते हैं तो वो थ्रेड फॉर्म में होके देन वो ब्रेक होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स यूज फॉर डक्टिलिटी डिजाइन ऑफ मेंबर। तो सबसे पहले जो होता है वो आपकी आर्किटेक्चरल प्लान, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल प्लान इम्प्रूव डक्टिलिटी। तो हमें क्या करना चाहिए जब बिल्डिंग्स को डिजाइन करें, तो आपके प्लान जो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल होने चाहिए। ये प्लान्स हमारा ऐसा नहीं ज़्यादा टू लॉन्ग और टू शॉर्ट जो होते हैं, ये सारे हमारे जो है अर्थक्वेक फोर्सेज को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें सर्वाइव नहीं करते। आपको बताया गया था इरेगुलरिटी क्या होती है डिफरेंट टाइप्स की। नाउ सेकंड आपकी क्या होती है,
तो सिमेट्रिकल इन प्लान, बॉक्स टाइप्स का स्ट्रक्चर हम कोशिश करते हैं कि लेंथ और विड्थ हम स्ट्रक्चर के आप इससे, तो ये आपकी बॉक्स टाइप्स की होती है, ये हमारी डक्टिलिटी को इम्प्रूव कर देती है। नेक्स्ट हमारी होती है सॉफ्ट स्टोरी। सॉफ्ट स्टोरी रिड्यूस द ओवरऑल डक्टिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड शुड बी अवॉइडेड स्पेशली इन द मिड स्पैन ऑफ द वर्टिकल कैंटिलीवर। नेक्स्ट आपकी होती है वीक स्टोरी। अवॉइड वीक स्टोरी एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम से मतलब है हमारी जो भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड्स करें। नेक्स्ट हमारी होती है डोर्स ओपनिंग। ये सारे जो क्राइटेरिया हैं IS 1893 पार्ट 1 2002 में दिए हुए हैं। डोर ओपनिंग टू बी प्रोवाइडेड एट लीस्ट 600 mm अवे फ्रॉम द कॉलम एज। तो हमारी जो भी कॉलम की एज होती है, जहाँ हमारे कॉलम होती है, कॉलम से आपकी 600 mm की डिस्टेंस पे हमें डोर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, कम से कम 600 mm पे। नाउ लोकेशन ऑफ वाटर टैंक। Follow codal provision for determining water tank location and swimming pools as it may affect the location of the center of mass and shear center। तो समटाइम आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, छत पे स्विमिंग पूल बना देते हैं, तो वो हमारी हैवी मास जो होती है सेंटर पे, हमारी हैवी मास एक्ट होने के लिए की वजह से हमारा जो अर्थ के फोर्सेज है वो वहां पे उस पॉइंट्स पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिससे हमारी बिल्डिंग्स हमारी फेल्यूर हो जाती है। तो हमें जो भी हमें वाटर टैंक्स या स्विमिंग पूल की लोकेशन है उसको कोडल प्रोविजन को फॉलो करते हुए कहाँ प्रोवाइड करना है ये डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट इंक्रीज डक्टिलिटी। इंक्रीज ट्रांसवर्स शियर रेनफोर्समेंट। इंक्रीज करने से हमारी डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ टेंसल स्टील। अभी मैं बताया कि कंक्रीट्स को ब्रिटल से डक्टाइल बनाने के लिए हम रेनफोर्समेंट्स को ऐड करते हैं। जितनी ज़्यादा रेनफोर्समेंट होगी उतना ही कंक्रीट्स हमारा जो है डक्टाइल मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ आपकी डक्टिलिटी बता रहा है, वही कह रहा है कोर्स में कि डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी ट्रांसवर्स शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड्स करते हैं उसको इंक्रीज कर दीजिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की जो हम ग्रेड यूज कर रहे हैं ग्रेड्स को इंक्रीज कर दीजिए, तो उससे भी हमारी डक्टिलिटी इंक्रीज होगी। परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील, जो भी हम बीम्स है तो बीम्स में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन जोन एज वेल एज इन टेंशन जोन, तो हमारी जो परसेंटेज होती है कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में स्टील्स की उसको इंक्रीज कर देने से भी हमारी डक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट शियर वॉल प्रोवाइड्स कर देंगे। शियर वॉल प्रोवाइड्स करने से भी हमारी डक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। शियर वॉल इज नथिंग बट इट इज अ वर्टिकल वॉल स्टार्टिंग फ्रॉम दी फाउंडेशन बेस ऑफ द बिल्डिंग्स टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स। ये हमारी जो होती है कंक्रीट्स की पूरी एक फेज जो होती है वॉल होती है वो हमारी कंक्रीट्स की बनी होती है, तो उसी को हम बोलते हैं शियर वॉल्स। Provide large strength and stiffness to the structure in the direction of their orientation। तो ये हमारी वॉल प्रोवाइड करते हैं। आप बीम प्रोवाइड कर रहे हैं डक्टाइल, तो अगर हम पूरी की पूरी वॉल ही शियर वॉल बना दें तो यू कैन इमेजिन कि कितना वो स्ट्रेंथ जो है वो आपकी उस वॉल्स की होगी, और वो जो भी अर्थ के फोर्सेज आपके आएंगे उस पर, तो उसको आपकी जो भी लेटरल फोर्सेज आते हैं उसकी वजह से बिल्डिंग्स में हमारा जो स्वे होता है, बिल्डिंग्स हमारी जो मूव करती है उसको वो प्रिवेंट करता है, as they are good transmitter of earthquake lateral forces that come along the direction of their orientation। तो shear walls को हम कभी भी प्रोवाइड्स करें तो हमारी अर्थक्वेक फोर्सेज अगर आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आती है, जैसा कि सबको पता है, तो उस वॉल्स को भी हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जहां भी प्रोवाइड करें सिमेट्रिकल इन प्लान में होना चाहिए। अगर हम इस साइड शियर वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं तो जस्ट उसके अपोजिट साइड में भी हमें शियर वॉल प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी ये बिल्डिंग्स हैं तो एक वॉल्स हमने यहाँ प्रोवाइड कर दी शियर वॉल और एक वॉल यहाँ प्रोवाइड कर दी, तो ये आपका जो है रॉन्ग डिजाइन प्रोसीजर है। अब शियर वॉल्स हमारी कैसे एक्ट करती है, यहाँ देखिए ये आपकी क्या है, कोई अर्थक्वेक फोर्सेज आ रही है, तो जब अर्थक्वेक फोर्सेज आती है तो उसकी वजह से हमारा बिल्डिंग्स में जो आपकी मूवमेंट्स होती है वो आपकी जस्ट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अगर हम शियर वॉल प्रोवाइड कर दिए हैं तो जो भी उस फोर्सेज को वो रजिस्ट करता है।
नेक्स्ट, शियर वॉल के लोकेशन कहाँ होना चाहिए? शियर वॉल शुड बी प्रोवाइडेड अलोंग बोथ डायरेक्शन। अभी मैंने बताया कि आपको जहाँ भी हम प्रोवाइड करें दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करनी चाहिए। डोर्स एंड विंडो ओपनिंग में बी प्रोवाइडेड इन शियर वॉल बट देयर ओपनिंग शुड बी लिमिटेड सो दैट दे ऑफर लीस्ट इंटरप्शन टू शियर वॉल। तो जो भी हम डोर्स और विंडो जहाँ भी प्रोवाइड करें, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि डोर्स और विंडो की ओपनिंग के पास ही हम उस शियर वॉल्स को प्रोवाइड करें, जिससे कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोर्सेज अट्रैक्ट करते हैं वो आपकी ओपनिंग्स ही करते हैं। तो वो ओपनिंग्स में ही हमारे क्रैक्स जो है ओपनिंग्स के पास ही आपके आते हैं। तो अगर वहां पे हम शियर वॉल प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको डैमेज होने से, क्रैक्स होने से उसको प्रिवेंट कर सकता है। Shear wall must be symmetrically located to avoid ill effect of torsion and twist। तो shear walls को हम सिमेट्रिकल प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हम जहाँ भी प्रोवाइड्स कर रहे हैं, एक तो दोनों डायरेक्शन है, दूसरी सिमेट्रिकल, ये हमारा कोई प्लान है बिल्डिंग का, अगर हम यहाँ shear wall प्रोवाइड कर रहे हैं तो जस्ट उसके सिमेट्रिक में भी हमें shear wall प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ही आपका जो है टॉर्जन और ट्विस्ट जो डेवलप होता है ड्यू टू दी अर्थक्वेक, उसको वो आपकी रजिस्ट कर सकता है। Hence, shear wall are more effective when they are location in the exterior perimeter of the building and their unsymmetrical location should be avoided। जैसा कि यहाँ कह रहा है कि unsymmetrical location हमको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वॉल हमने वहाँ प्रोवाइड कर दिया, एक हमने यहाँ प्रोवाइड, तो ये आपकी देख रहे हैं ये अनसिमेट्रिकल है, तो ये हमारा कोई भी आपका इफेक्ट इतना नहीं देगा। तो इस शियर वॉल्स की जो लोकेशन होनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हमारे आउटर पेरीफेरी है बिल्डिंग की, अगर उसके चारों तरफ हम शियर वॉल से ही पूरी वॉल बना दें तो दैट विल बी मोर effective for the earthquake resistance forces. Now, shear wall are easy to construct as detailing is pretty straightforward. Provision from IS 13920 gives detailing concept for shear wall। shear wall आपकी easy to construction करने में आपकी easy होती है। पूरी walls आपने देखा होगा, अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो जो भी हमारे मॉल्स वगैरह होते हैं, जो भी अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स में जो हमारे लिफ्ट होते हैं, तो लिफ्ट की जो आपकी पूरे जो होती है, लिफ्ट जहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं वो पूरी हमारी शियर वॉल्स होती है। आजकल देख रहे हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो है हम आउटर पेरीफेरी में शियर वॉल्स प्रोवाइड करते हैं, और उसके डिजाइन करना आपका बहुत ही सिंपल है, और उसका डिजाइन प्रोविजन हमारी पूरी IS 13920 में दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।